नमस्कार मित्रों, मैं अरुण शर्मा आपके साथ एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहा हूँ पॉलिटी की क्लास के साथ। ये जो क्लासेस चल रही हैं पॉलिटी की, ये चल रही हैं पेट को ध्यान में रखते, पीटी एग्ज़ाम, यूपी ट्रिपल एस सी का पीईटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्लासेस चलाई जा रही हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इसमें आगे बढ़ रहे हैं कि पेट के हिसाब से पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन्हें पढ़ना है। जैसे हमने पहली क्लास में आपको उन टॉपिक्स के बारे में बताया जो महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम कम समय में तैयार करके अच्छे नंबर पॉलिटी में ला सकते हैं। देखिए, 5 प्रश्न आने हैं इस सेगमेंट से, इस सिलेबस से 5 क्वेश्चन, संविधान से आपके 5 प्रश्न आने हैं। तो उस हिसाब से हमें सिलेबस को लेके चलना है कि कम समय में हम अपने सिलेबस को आसानी से तैयार कर सकें। तो हमने संघीय कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी, ये कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। और हमने जाना कि संघीय कार्यपालिका क्या होती है, क्या कार्य होते हैं, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमने चर्चा करी। चलिए अब हम शुरू करते हैं संघीय संघीय विधायिका। संघीय विधायिका, भाग 5 अध्याय 2, भाग 5। अगर प्रश्न आता है कि संघीय विधायिका या संसद संविधान के किस भाग में है, तो वह भाग 5 में है, और भाग 5 द यूनियन है। चलिए इसमें देखिए, संघीय विधायिका, विधायिका का कार्य होता है, विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, ये कार्य होता है विधायिका का। और संघीय विधायिका जो है उसे कहा जाता है, संघीय विधायिका जो है उसे कहा जाता है संसद, पार्लियामेंट। क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। संघीय विधायिका को संसद कहा जाता है। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है? संसद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संसद पढ़ना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें हम बता दें कि टॉपिक्स हमें क्या क्या पढ़ने हैं। पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संसद की संरचना। संसद की संरचना की, संसद किस प्रकार से बनी हुई है, क्या संरचना है उसकी। फिर राज्यसभा, जो संसद का एक सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, संसद की विधायी, संसद की विधायी प्रक्रिया, संसद की विधायी प्रक्रिया। क्या पढ़ना है? संसद की विधायी प्रक्रिया। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया के बाद कि संसद में प्रस्ताव कैसे, विधायी प्रक्रिया में जितना भी आपके विधेयक है, चाहे वो धन हो, वित्त हो, साधारण हो, संविधान संशोधन हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, क्या प्रोसेस है, कहाँ प्रस्तुत होगा, बजट के बारे में, विनियोग विधेयक के बारे में, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, संयुक्त अधिवेशन, ये सब चीजें हम संसद की विधायी प्रक्रिया में कंप्लीट कर लेंगे, जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। फिर संसद के सत्र, संसद के सत्र, प्रस्ताव और समितियां, और समितियां।
ये पूरा मिलकर आपको क्या बनाएगा, ये पूरा मिलकर आपके संसद को कंप्लीट कर देगा। ये सब टॉपिक हैं अपने में आप में, इन्हें हम शॉर्ट में अच्छे तरीके से मुख्य मुख्य बिंदुओं के साथ कंप्लीट करेंगे। ये 7 टॉपिक्स हैं, 7 टॉपिक्स को आप पढ़ना है और इन 7 टॉपिक्स में आप जानेंगे कि कैसे प्रश्न बनते हैं, कहां से प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे पिछली बार पीटी के एग्जाम में प्रश्न आया था लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अभी चलिए इसको शुरू करते हैं। अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79 संसद के गठन या संसद की संरचना के बारे में कहता। क्या? संसद का गठन, पार्लियामेंट का गठन, संसद का गठन, संसद का गठन। और इसमें वो कहता है कि संसद 2 सदनों और राष्ट्रपति से मिलकर निर्मित होगी। क्या कहता है कि संसद भारत के राष्ट्रपति, संसद का उच्च सदन राज्यसभा, संसद का निम्न सदन लोकसभा, संसद का निम्न सदन लोकसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। आर्टिकल 79। अगर प्रश्न आता है कि संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। संसद का निर्माण भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है, गठन होता है। और ये बात किसमें कही गई है? ये बात आर्टिकल 79 में कही गई है। बात समझ में? अब देखिए, राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। परंतु किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ध्यान रखिएगा बच्चा एकदम कि यह अभिन्न अंग तो है, संसद का अंग तो है, लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 बच्चा सदन है। तो राज्यसभा जो होती है उसे उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है, और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? बोलिए। तो प्रश्न अगर बनता है संसद के गठन, आर्टिकल नंबर 79, संसद किससे मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती। इतनी बात क्लियर हुई? कहां कहीं कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है। अब राष्ट्रपति को तो हम पढ़ चुके हैं। अभिन्न अंग का मतलब यह है कि विधायिका, संसद विधायिका है और विधायिका के 2 सदन हैं मौजूद। संसद तीनों का स्वरूप है, लेकिन विधायिका के 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। और विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, लेकिन कानून बनेगा तभी जब भारत का राष्ट्रपति उस कानून पर, उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देगा। तो जो कानून का निर्माण करती है वो विधायिका है, और कानून का निर्माण बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के नहीं हो सकता। तो संसद का वह अभिन्न हिस्सा है, लेकिन किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा बिंदु है वो है राज्यसभा।
राज्यसभा एग्जाम में प्रश्न आए हैं यहां से, तो इन प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 80, राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है, स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा। तो पहले राज्यसभा की संरचना जानने से पहले हम कुछ बिंदुओं पे देखेंगे, चर्चा करते हैं। पहला बिंदु है कि राज्यसभा राज्यसभा उच्च सदन है, उच्च सदन है। बिल्कुल क्लियर दिमाग में कि राज्यसभा उच्च सदन है। दूसरा क्या है, इसका कभी भी राज्यसभा का विघटन नहीं होता। दूसरा क्या है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। तीसरा है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर हुआ कि राज्यसभा संसद में किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया, 1952 में किया गया। इतनी बात समझ में आई। देखो, प्रश्न ये वाला एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। एक ये वाला आप जान सकते हैं, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा उच्च सदन है। इतनी बात क्लियर हुई। बोलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, राज्यसभा उच्च सदन है तो सबसे पहले हम जानेंगे राज्यसभा में सदस्य कैसे आते हैं। तो राज्यसभा में पहले सदस्यों की संख्या या सीटों का जो संख्या है उनके बारे में हम जानते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 250। कितनी है, 250, जिसमें से 238 प्लस 12, 238 प्लस 12। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 250। कितनी है, 250। 12 सदस्य जो हैं वो विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से संबंधित व्यक्ति होते हैं। और इन सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। क्या करता है, मनोनीत करता है। क्या करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। एकदम क्लियर हुआ। बोलिए, अब देखिए, 238 जो सदस्य हैं ये बेटा राज्य और यूटी से निर्वाचित होते हैं,
ठीक, तो निर्वाचन इनका किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और ये कहां से निर्वाचित होते हैं? विधान सभाओं द्वारा। जो राज्य में विधान सभाएं विद्यमान हैं, वो विधान सभाएं अप्रत्यक्ष तरीके से क्या करती हैं? इनका निर्वाचन करती हैं। 238 सदस्यों का, वर्तमान में 245 सदस्यों की संख्या विद्यमान है। तो ये अधिकतम हो गई। और वर्तमान में कितनी है बच्चा? वर्तमान में बोलो, वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 245 245 संख्या है। इतनी बात क्लियर हुई एकदम? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? प्रश्न आते हैं, प्रश्न कैसे बनेंगे? ये नंबर पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, पूछ सकता है कि 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है। ठीक, चलिए, तो ये हो गई हमारी राज्यसभा। ये राज्यसभा हो गई, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है ये। ठीक, अब देखिए, इसके जो सदस्य हैं उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? क्या योग्यता है? तो राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। जो सदस्य हैं राज्यसभा के, उनकी आयु 30 वर्ष से अधिक होनी, यानी 30 वर्ष की आयु को वो पूर्ण कर चुके हैं। अगला क्या है? अभी मैंने बताया, निर्वाचन जो इनका है, निर्वाचन जो है वो किस प्रकार से है? निर्वाचन अप्रत्यक्ष है, राज्य विधान सभाओं द्वारा। ठीक, अब राज्य विधान सभाएं करेंगे तो इसमें जो सीटें बांटी गई हैं वो देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ध्यान रखिएगा दिमाग में अपने। ये उम्र भी पूछी जाती है एग्जाम में कई बार, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, 21, 25, 30, ये हो गया पी, ये हो गया एल, और ये हो गया आर। पंचायती राज, लोकसभा और राज्यसभा। ये आयु है, ये आयु है उम्मीदवार की, निर्वाचन की। ठीक, इतनी बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, अब सीटें बच्चा बांटी गई हैं, तो विधानसभाओं के सदस्य, तो राज्यों को सीटें भी अब बांटी जाएंगी। तो राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन या वितरण कैसे होता है? जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, ठीक। और ये है कहां? जनसंख्या के आधार पे। और ये संबंधित किससे है? यह संविधान की चौथी अनुसूची में है। ठीक,
तो आप ध्यान रखिएगा, इस लाइन को आप बड़ा ध्यान रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, तो वह अनुसूची क्या है, संविधान की अनुसूची 4 है। कैसी अनुसूची है, 4 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, कितना इनका कार्यकाल होता है, बताइए। तो राज्यसभा जो है वो क्या है, स्थायी सदन है। क्या है, स्थायी सदन है। इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। क्या है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। तो फिर भाई इसमें होगा क्या, बोलिए। इसके सदस्य क्या होंगे, रिटायरमेंट लेते हैं। क्या होते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। कितने, कितने, प्रत्येक वर्ष इसके सदस्य क्या करते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं। तो यहां पर देखिए आप इसको, राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। बिल्कुल ध्यान रखिए, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। अब देखिए, 6 वर्ष का होगा, स्थायी सदन है, विघटित हो नहीं सकता, तो करोगे क्या, बोलिए। स्थायी सदन है, विघटित नहीं होता है, क्या करेंगे, स्थायी सदन है, विघटित नहीं होता है। तो जब विघटित नहीं कोई चीज होती है तो होता क्या है, देखिए, जब कोई चीज विघटित नहीं होती है तो उसमें नए सदस्य तो आएंगे ही आएंगे, नए सदस्य तो आए ही आएंगे आएंगे, लेकिन लाओगे कैसे, वो नए सदस्य आप लाएंगे कैसे, बोलिए, बोलिए, वो नए सदस्य कैसे लाएंगे। देखिए बात ध्यान से समझिए, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, ना कि राज्यसभा का। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। तो होगा क्या, बताइए, तो होगा क्या, बोलिए। विघटन नहीं होता, विघटन नहीं होता है, परंतु 1/3 सदस्य 2 वर्ष के अंतराल पर, 2 वर्ष के अंतराल पर, 2 वर्ष के अंतराल पर सेवा मुक्त होते, रिटायर हो जाते हैं। क्या होते हैं, सेवा मुक्त होते हैं। क्या होते हैं, सेवा मुक्त हो जाते हैं। तो ये है पूरा राज्यसभा। अब देखिए, राज्यसभा का पदेन, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होता है। जो राज्यसभा है इसकी अध्यक्षता सभापति और उपसभापति 2 लोग होते हैं। तो जो सभापति होता है बच्चा, वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। और इसका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। लेकिन जो उपसभापति है वो कौन होता है,
राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, चुना जाता है। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का, क्योंकि यह राज्यसभा का एक सदस्य होता है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए यहां पर जब इनको हटाया जाता है तो राज्यसभा बहुमत से विधेयक पारित कर देती, प्रस्ताव पारित कर देती है, तो ये अपने पद से हट जाते हैं। इतनी बात, यहां तक राज्यसभा के हम बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। बात समझ में आ रही है राज्यसभा के बारे में? तो प्रश्न यहां पर, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा कब गठित हुई पहली बार, कैसे सदस्यों का निर्वाचन होता है, स्थायी सदन है तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर क्या करते हैं? रिटायर हो जाते हैं। तो ये राज्यसभा हमारा यहां पर समाप्त हो जाता है। ये राज्यसभा हमारा यहां पर समाप्त हो जाता है। अब राज्यसभा से प्रश्न तो बनते हैं, प्रश्न तो बनते हैं, स्थायी सदन है तो प्रश्न बन जाते हैं, तो इसमें कोई नहीं, तो आप इन चीज बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। अब राज्यसभा की बच्चा शक्तियां हैं। देखो राज्यसभा के पास पावर क्या क्या है, तो पावर तुलनात्मक है। पावर का मतलब यह है कि जो विधेयक पर शक्ति है, जो विधेयक पर उस सदन के पास जो पावर मौजूद है, उसे ही शक्ति कहते हैं। तो बच्चा दो शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है राज्यसभा की, उन दो शक्तियों पर हम चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए एक है आर्टिकल 249, 249। पहले हम थोड़ा सा आपको इसमें बता दें, बाकी शक्तियां तो देखिए बराबर हैं, राज्यसभा और लोकसभा की शक्ति है बराबर, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये इधर से उधर जाती रहती हैं। तो यहां पर देखिए राज्यसभा की शक्ति, महत्वपूर्ण शक्ति, दो शक्ति क्या है? आर्टिकल 249। 249 क्या कहता है कि राज्यसभा विशेष बहुमत से ऐसा विधेयक पारित कर दे और राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे। क्या करे? राज्यसभा विधेयक पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे। तब संसद उस पर कानून बना सकती है। संसद उस पर कानून बना सकती है। बच्चा समझ में आई बात? कि राज्य सूची का विषय कोई है तो उस पर कानून अगर बनाना है तो राज्यसभा क्या करेगी? उस विषय पर एक विधेयक लाकर उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर देगी, और उस विषय के राष्ट्रीय महत्व का घोषित होते ही
क्या हो जाएगा, संसद उस पर कानून बनाने की पावर पा जाएगी या 1 साल तक रहता है। ये स्पेशल पावर है, इसके पास ये पावर है कि जब तक राज्यसभा ऐसा नहीं करेगी तब तक संसद उस राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती। ठीक, आगे देखिए आर्टिकल 312। 312 यह है कि नई अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा राज्यसभा के, राज्यसभा द्वारा द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद ही बनेगी। मतलब जब तक राज्यसभा ऐसा विधेयक, ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं करती कि नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाए, तब तक संसद कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन नहीं कर सकती। तो राज्यसभा हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिए, अगला हमारा है लोकसभा। अगला जो हमारा बिंदु है वो है लोकसभा। पिछली बार यहां से प्रश्न आया था एक, लोकसभा। लोकसभा आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना है, किससे संबंधित है, आर्टिकल 81, पहली बात। ठीक, तो लोकसभा के बारे में जानिए। लोकसभा क्या है, यहां निम्न सदन है, निम्न सदन है, 1952 में गठित। ठीक, निम्न सदन है। भारत की जनता का, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल क्लियर बात है यहां तक, किसी प्रकार का कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। आगे देखिए, निश्चित समय के बाद, के बाद या उससे पहले, उससे पहले विघटित हो जाती है, विघटित हो जाती है, हो जाती है। बात समझ आई? निश्चित समय से पहले या निश्चित समय के बाद या उससे पहले यह विघटित हो जाती है। निम्न सदन है और लोकप्रिय, जनता का लोकप्रिय सदन है, क्योंकि ये भारत की जनता का प्रतिनिधित्व संसद में करती है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, यहां से प्रश्न बने थे भाई, यहां से प्रश्न बना और उन प्रश्नों पर हम चर्चा करें। देखिए लोकसभा आपकी क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए बात समझिए। सदस्य संख्या कितनी है, यही प्रश्न आया था। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 552। कितनी है, 552 है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में। और वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, 543। इतनी बात समझ में आ रही है? बोलिए। अब यहां पर देखिए ध्यान से, 552, ठीक,
552, 530 प्लस 20 प्लस 2, ये चलता था, जिसमें से बच्चा 530 जो है वो कहां से आते थे, राज्यों से निर्वाचित हैं। ये कहां से, राज्यों से निर्वाचित हैं। और 20 जो हैं वो कहां से हैं, संघ शासित राज्यों से। कहां से, संघ शासित राज्यों से। और बच्चा ये जो दो थे, ये थे आंग्ल भारतीय, और ये कैसे थे, मनोनीत थे। मनोनीत थे, शब्द देखना, थे यानी अब नहीं है। तो क्या किया गया, 104 संविधान संशोधन, 104 संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। बात समझ में आई। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये वाला बिंदु कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व होता था लोकसभा में, उसे समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर दिया गया, 104 संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न अगर आता है, प्रश्न कि 104 संविधान संशोधन के बाद, ध्यान सुनिए, 104 संविधान संशोधन के बाद लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है, 530, 550। लेकिन पूछे अगर कि लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यही आंसर लगाना है, 552। पिछली बार जिन लोगों ने 550 लगाया गलत था। एकदम क्लियर आप दिमाग में ये चीज रखिए। प्रश्न अगर आता है 104 104 संविधान संशोधन के बाद लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या बची है, 530, दो चले गए। और प्रश्न आए कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बच्चा 552। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, समझ रहे ना बात को। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए, हमने कहा यह भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो सबसे पहले जो इसका उम्मीदवार होगा वो कैसा होगा, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उम्मीदवार की योग्यता, लोकसभा सदस्य की योग्यता, योग्यता जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे पहले तो आप योग्यता जानते होंगे कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी जो योग्यता एग्जाम में जो पूछी जाती है, जो यहां पे आपको ध्यान रखनी है, 25 वर्ष की आयु, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो, 25 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पे ना हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो आप एक बिंदु ध्यान रखिएगा जो एग्जाम में प्रश्न के रूप में आने की संभावना रहती है ज्यादा, कि 25 वर्ष की आयु, लोकसभा सदस्य के निर्वाचित होने की जो उम्र है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है कि 25 वर्ष की आयु को उसके द्वारा पूर्ण किया जाना चाहिए। अब देखिए, जो सदस्यों का निर्वाचन है, सदस्यों का निर्वाचन वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा।
प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, आप जाएंगे, वोट डालेंगे और लोकसभा सदस्य को निर्वाचित, यानी जनता सीधे तौर पे वोट डालते। देखिए अप्रत्यक्ष वो निर्वाचन होता है जिसमें, अप्रत्यक्ष वो निर्वाचन होता है जिसमें क्या होते हैं, जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से किसी का निर्वाचन करती है, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और जिसमें जनता प्रतिनिधियों को स्वयं चुनती है उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। एकदम क्लियर है? यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। ये सब बिंदु पूछे जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए ये पेट की वजह से, ये जो पेट का क्लास है इसके लिए ये समय कम बचा है, और समय कम बचा है तो हमें सिलेबस तो पूरा करना ही है। समझिए रिवीजन क्लास है आपकी। यहां पर जिन बिंदुओं पे चर्चा हो रही है उन बिंदुओं को आप एग्जाम में देखिए, आए हैं प्रश्न। और विस्तृत क्लासें जो हैं संविधान की वो सुबह 7 से 8 चलती हैं, उन पे आप पूरे विस्तार पूर्वक उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आई? बोलिए। निर्वाचन होता, अब सदस्य आ गया, उसकी योग्यता हो गई, उसका निर्वाचन हो गया। अब क्या है, अब संरचना भी हो गई। अब देखिए क्या है, अब जो संसद है, अब जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, देखिए जो इसके अधिकारी हैं लोकसभा के, वो एक है अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है उपाध्यक्ष, और एक होता है प्रो टर्म स्पीकर। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन दोनों को लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आर्टिकल 93। ये जो है प्रोटेम स्पीकर, देखिए जब नई लोकसभा चुनी जाती है तो नई लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव और सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य इसका होता है। प्रोटेम इसको राष्ट्रपति करता है नियुक्त। इसका कार्य क्या होता है कि वह लोकसभा के सदस्य और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ कराए, वो उसका चुनाव कराए और सदस्यों को शपथ दिलाए। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए प्रश्न जो बनता है बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं यहां से लोकसभा। हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बच्चा जानते हैं थोड़ा सा। लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 93 में इनका है। इनकी शक्तियां क्या क्या हैं? पावर, शक्ति देखो पहले क्या क्या है। लोकसभा को संचालित करता है, लोकसभा को संचालित करता है। दूसरा देखो सबसे महत्वपूर्ण, धन विधेयक, धन विधेयक आर्टिकल 110 को क्या करता है? प्रमाणित करता है, प्रमाणित करता है। प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है, प्रश्न कई बार एग्जाम में आया कि धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखिए संयुक्त, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक की क्या करता है?
अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता करता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे क्या है, ध्यान रखिए इसको। आगे दल बदल, दल बदल कानून के आधार पर, आधार पर, दल बदल के कानून के आधार पर सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करता है, का निर्धारण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी सूची में है? दल बदल 10वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा। तो धन विधेयक को प्रमाणित करेगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, दल बदल के आधार पर क्या कर सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखिए, इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। लोकसभा, लोकसभा को स्थगित करता है। देखिए, दो तीन शब्द हैं, एक तो स्थगित है, एक है सत्रावसान। सत्रावसान करेगा राष्ट्रपति, और स्थगन या स्थगित करना कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत देता है। क्या करता है? निर्णायक मत देता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? जब सदन के अंदर वोटिंग बराबर हो जाती है तो क्या करता है? वो निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत देता है। चलिए आगे देखिए, लोकसभा को स्थगित करता है, निर्णायक मत देता है। अब यहां पर लोकसभा की ये लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां हैं। समितियों को नियुक्त करता, लोकसभा समितियों को नियुक्त करता, लोकसभा समितियों को में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, कार्यवाही को संचालित करता है। कितनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर अगर लोकसभा अध्यक्ष, अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाओगे कैसे? पद से हटाया जाना, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा बहुमत से, बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है, हटा सकती है। देखिए, जब ये प्रस्ताव इसका विचाराधीन होगा तब ये क्या करेगी? तब ये नहीं करेगी उस पे क्या? बच्चा ध्यान समझो, तब ये निर्णायक मत नहीं दे सकता। क्या कर सकता है? निर्णायक मत नहीं दे सकता। कौन नहीं दे सकता? लोकसभा अध्यक्ष। इतनी बात क्लियर हुई? लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे हमने जाना बच्चा, लोकसभा के बारे में जाना, राज्यसभा के बारे में जाना। अब जो अगला टॉपिक है वो क्या है? लोकसभा और राज्यसभा की विधेयक पर हम आपको यहां पर एक छोटी सी चीज बता रहे हैं, आप देख लीजिए, फिर आगे इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। विधेयक पर लोकसभा
और राज्यसभा की शक्तियां। देखिए, पहली बात तो हमारे पास जो विधेयक हैं कौन कौन से हैं? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। देखिए, साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर हैं। कोई भी सदन इसको लौटा सकता है। अभी इस विधेयक को हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे, ध्यान से। धन विधेयक पर क्या है? लोकसभा की शक्ति राज्यसभा की तुलना में ज्यादा है। राज्यसभा केवल 14 दिनों तक इसको अपने पास रख सकती है। वित्त विधेयक पर भी लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति क्या है? बराबर है। प्रस्तुत को सदन में प्रस्तुत किस सदन में जाएगा उस पर तो बात की बात चर्चा करेंगे कि वित्त विधेयक 1 है तो लोकसभा में प्रस्तुत होगा, वित्त विधेयक 2 है तो दोनों किसी सदन में, वो बात की हम अभी जब विधायी प्रक्रिया पढ़ा रहे होंगे तो इन विधेयकों पर हम एक विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, इनके आर्टिकल्स आते हैं, उनका वहां भी चर्चा करेंगे। और संविधान संशोधन विधेयक पर भी लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति क्या होती है? बराबर होती है। बताइए, यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है? आप समझ रहे हैं? यहां पर लोकसभा, राज्यसभा, बोलिए। देखिए, बच्चा 110, आर्टिकल 110 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 117 और 368। तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने यहां पर जान लिया है कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। संसद के गठन के बारे में जाना, राज्यसभा के बारे में जाना जो उसका उच्च सदन है, लोकसभा के बारे में जाना जो उसका निम्न सदन है, दोनों के पदाधिकारियों के बारे में जाना, उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और उस सभापति के रूप में और उपसभापति। फिर हमने क्या जाना, यहां पर जाना लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में जाना जो शक्तियां एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्रश्न आता है कि धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? धन विधेयक को प्रमाणित कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष किसी वित्त विधेयक को वह प्रमाणित कर देता है कि यह धन विधेयक है, तो उस पर 109 यानी धन विधेयक की प्रक्रिया लग जाती है। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, मनी बिल की परिभाषा है। और अगर लोकसभा अध्यक्ष उसे प्रमाणित नहीं करेगा तो क्या होता है? वो साधारण वित्त विधेयक यानी वित्त विधेयक की तरह सदन में प्रक्रिया जो होगी उस प्रक्रिया से होके गुजरेगा। बात समझ में आ रही है हमारी? फिर आगे वित्त विधेयक हो गया, दोनों की शक्तियां बराबर। वित्त विधेयक पर दोनों की शक्तियां बराबर है। कोई भी सदन 6 महीने से ज्यादा अपने उस पर विधेयक पर ध्यान नहीं देता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला लेगा। यानी वो समझ जाएगा ना विधेयक पर क्या हुआ, गतिरोध उत्पन्न हो गया, विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो गया है। अब धन विधेयक पर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं लगती क्योंकि उसमें जैसे ही प्रमाणित करता है धन विधेयक, राज्यसभा की शक्ति अपने आप कमजोर हो जाती है। राज्यसभा की शक्ति अपने आप क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो यहां पर इन बिंदुओं को हमने बेटा करा है, इन बिंदुओं को आप देखिए और जानिए। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने आपको बताते चले हैं, आप भी उन्हें रिवीजन करिए और जब आपके प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है यहां पर, उस प्रैक्टिस सेट को करिए। अभी हम आपको
महत्वपूर्ण अनुच्छेद देंगे, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की लिस्ट देंगे। उन अनुच्छेदों से बाहर अनुच्छेद नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी, नहीं जाएगा। तो आप उन अनुच्छेदों को नेक्स्ट क्लास में हम पहले संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, जो हमने टॉपिक कराए थे अभी, और हम उसी में अभी जल्द ही आपको महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण अनुसूचियां देंगे सभी, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण, लेकिन अनुच्छेद बेटा सभी नहीं होंगे, अनुच्छेद केवल महत्वपूर्ण होंगे। भाग भी हम सारे बता देंगे, लेकिन हम उसमें अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है उन भागों की जरूर चर्चा, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आता है। और जल्द ही आपको महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, ये चीजें आपको मिलेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। संसद की जो विधायी प्रक्रिया है उसे हम पूरी करते हैं, उसमें हम विधेयक के बारे में जानेंगे, बजट के बारे में जानेंगे, और जो कानून बनाया जाता है उन सब प्रक्रियाओं की संयुक्त बैठक, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।